नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2018 शुक्रवार। मैं हूं करदम रावल। तो हमारे वीडियो कोर्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स ले लेते हैं। 13 मई 2018 को हम अपना वीडियो कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको मिलेगा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि 8 सब्जेक्ट्स है। वीडियो लेक्चर्स प्लस मटेरियल कोर्स भी आपको दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जो अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट प्राइस है इस कोर्स का, वो है 4999। तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे info@upscisexam.com के ऊपर आपको अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। तो हमारे द्वारा आपको रिप्लाई के साथ पूरी डिटेल्स भेज दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप डेली मंथली करंट अफेयर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका वेब एड्रेस है www.upscisexam.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, रोड मैप देख लेते हैं। आज का रोड मैप किस तरह से है। अंडर स्क्रूटिनी ऑन बीसीसीआई स्टेटस, तो ये जो आर्टिकल है वो आरटीआई को इंक्लूड करता है। तो ये हमारे जनरल स्टडीज पेपर 2 और 4 को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो दूसरा जो आर्टिकल है, मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम स्कूल, तो ये आर्टिकल जो है ये है आर्टिकल राइट टू एजुकेशन को कनेक्ट करता है। तो ये हमारे जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हडिया क्वेश्चन दिया गया है वो हडिया केस के ऊपर आर्टिकल आया है, जहाँ पे कोर्ट की डेफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन की गई है। तो इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि कोर्ट की डेफिशिएंसी के ऊपर कई दिनों के अंदर काफ़ी आर्टिकल्स आए और हमने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन की है। तो यहाँ पर भी ऐसी बात है, जैसे अभी असीम आनंद को छोड़ दिया था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हडिया क्वेश्चन के अंदर इस तरह के डिस्कशन दी गई है। इसके अलावा फन फैक्ट देखेंगे, जिसके अंदर आपको पिछले एडिटोरियल के क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे, और एक क्वेश्चन और एक फन फैक्ट यहाँ पे आपको फन फैक्ट वाली स्लाइड में मिलेगा। इसके अलावा हम इन दो आर्टिकल्स का आरटीई और आरटीआई के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे, और ये दोनों आर्टिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अंत में आपको मिलेगी वोकैबुलरीज, जो आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों, देखते हैं कि जो हडिया क्वेश्चन वाला आर्टिकल है उसके अंदर क्या कहा है राइटर ने। यहाँ पे द केस शोड अस हाउ कोर्ट ऑल्सो कैन बी proposed by imposing entirely opposed to the constitution। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को काउंटरवेल कर दिया है। इसके अलावा जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके व्यू पॉइंट्स को भी काउंटरवेल किया है। इसके अलावा जो प्रोसेस है ये सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने की, वो काफ़ी स्लो है। तो इन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन की गई है। और अंत में अगर कहा जाए कि कंक्लूजन के अंदर क्या है, तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, जो चीफ जस्टिस है हमारे, उनके वर्डिक्स भी दिए हैं, और जो कोर्ट्स है यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम उनकी, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है उनको जो काउंटरवेल किया है, इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन की गई है। तो हम इसके ऊपर अभी फोकस नहीं करने वाले हैं। तो दूसरे जो आर्टिकल्स है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो है मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम स्कूल। तो ये आर्टिकल के अंदर खुद शशि थरूर, जो भारत के एक डिप्लोमेट है, वो क्या कहते हैं। द सेंटर मस्ट रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट अक्रॉस द कंट्री। तो राइट टू एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट कई सालों से काफ़ी एक्टिव है एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करवाने के लिए। ऑलमोस्ट एजुकेशन रिलेटेड आर्टिकल्स भी द हिंदू के अंदर एक वीक में 2 ज़रूर होते हैं। तो इंडिया एजुकेशन और हेल्थ को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। तो यहाँ पे शशि थरूर क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक फिर से नज़र देनी चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट और उनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि जो स्टेट्स भारत के अंदर अभी 29 जम्मू कश्मीर को छोड़ के और 7 यूनियन टेरिटरीज है, उसमें डेटास दिए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर के किस तरह से राइट टू एजुकेशन एक्ट की मजाक बना के रख दी है। तो इम्प्लीमेंटेशन भी अटमोस्ट वीक पॉइंट के ऊपर है। तो ये पूरा आर्टिकल हम ज़रूर से डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, और जो शशि थरूर के व्यू पॉइंट्स है वो काफ़ी हेल्पफुल है। हमें डेटा भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। जैसे एक क्लासरूम के अंदर बेंचेस होती है, उसके अंदर कोई
रिजर्वेशन वाली चीज़ नहीं होती, ये कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को प्लान आउट करना चाहिए। कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है या कोई इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सेक्शन से बिलोंग करता है तो कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे बेंचेस क्लासरूम में रखे गए बेंचेस में कोई पार्शलिटी नहीं होती है, उस तरह से जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो देयर शुड बी नो पार्शलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट एज वेल एज रिच एंड पुअर। तो इस आर्टिकल के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो हमारे जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज पेपर 4 के अंदर भी ये कवर अप होता हुआ टॉपिक है। तो तीसरा और चौथा जो आर्टिकल है इसके अंदर हम नजर डालते हैं। तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है डिफेंस शफल्स, यहाँ पे बात की गई है कठुआ के अंदर द बीजेपी इज प्रेजेंटिंग वन नरेटिव टू जम्मू अनदर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो द्विमुखी बातें कर रहा है भाजपा, उसके ऊपर डिस्कशन की गई है कि कठुआ कांड के अंदर यानी कि भाजपा ने क्या भूमिका अदा की है, बीजेपी ने, और क्या रोल प्ले किया है। तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल आर्टिकल है, तो हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट से कहीं हेल्पफुल नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ बीजेपी और वहाँ की लोकल लीडर जो है मिस मुफ्ती, इसके ऊपर डिस्कशंस है, तो ये हमें अभी इग्नोर करना है। इस आर्टिकल के ऊपर हम नजर डालते हैं द अंडर स्क्रूटिनी, द प्रपोजल टू ब्रिंग द बीसीसीआई अंडर द आरटीआई, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट रिफ्लेक्ट्स राइजिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे जो बात की गई है वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे इस साल का भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। 2014 जब आईपीएल के स्कैंडल्स सामने आए थे, इवन इस आर्टिकल के अंदर एक डिमांड रखी गई है कि भाई जो बीसीसीआई है उसको आरटीआई के अंतर्गत लेके आना चाहिए। हालांकि आरटीआई के अंदर आने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आने के लिए वो गवर्नमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो बीसीसीआई गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कहीं पर भी गवर्नमेंट के अंतर्गत बनी हुई नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोढ़ा समिति की रिपोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट के क्या वर्डिक्स है, इवन पब्लिक डिमांड्स क्या है, और उनको अगर आरटीआई में लेके आए तो क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर ये सारी डिस्कशन है ये आर्टिकल के अंदर। तो ये कहीं हमें जनरल स्टडीज़ 2 के पेपर के अंदर इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट्स के अंदर भी अगर देखा जाए स्पोर्ट्स में अभी आईपीएल चल रहा है एंड नाउअडेज इंडिया इज प्लेइंग ऑलमोस्ट 12 मंथ अ ईयर क्रिकेट्स। तो इसके ऊपर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, कहीं हमें पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो देखते हैं दोस्तों फन फैक्ट, जो पिछला हमने क्वेश्चन पूछा था कि आप हमें ऐसे टाउन का नाम बताएं जिसकी सारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही फेमस हो। तो कांचीपुरम इज famous for silk saree. These sarees are rich in color and texture. They are elegant, refined, graceful, ऑल इन वन wrap. तो कांचीपुरम साड़ी जो है वो बेस्ट क्वालिटी की साड़ी मानी जाती है और विश्व के ज़्यादातर शहरों के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। हिंदुस्तानी साड़ीज़ में कांचीपुरम साड़ीज़ इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखती है। इसके अलावा जो आज हम आपके लिए फ़न फैक्ट लेके आए हैं वो क्रिकेट और ओलंपिक्स को मिक्स करता हुआ एकमात्र फ़न फैक्ट है। द ओनली क्रिकेट टूर्नामेंट इन ओलंपिक was played between Devon and Somerset Wanderers of Great Britain and French Athletic Club Union of France at Velodrome de Vincennes, Paris in 1900 Summer Olympics. तो एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट रहा है क्रिकेट के इतिहास में जो ओलंपिक्स के अंदर खेला गया हो। तो यहाँ पे टीम्स के नाम दिए गए हैं, जो डेवन एंड सॉमरसेट वेंडरर्स जो टीम थी वो ग्रेट ब्रिटेन की थी। इसके अलावा जो फ्रेंच एथलेटिक क्लब थी वो यूनियन ऑफ फ्रांस की थी, जो खेला गया था पेरिस के अंदर वेलोड्रोम दे वेनिस के अंदर 1900 समर ओलंपिक्स में। इसके अलावा ऐसी घटना कभी देखने को नहीं मिली है कि जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट को इंक्लूड किया गया हो। तो इसके अलावा हम आपके लिए जो आज क्वेश्चन लेके आया है डेली क्वेश्चन, वो भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ ही है। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच प्लेड एंड विच टीम वर एंगेज इन दिस मैच। तो ये आप जरा फाइंड आउट करें, क्योंकि इस तरह के फैक्ट हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आंसर करके। अगर आपका जवाब सही रहा तो हम फन फैक्ट वाली स्लाइड में आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर इंक्लूड करेंगे। देखते हैं
अंडर सिक्योरिटी ऑन बीसीसीआई स्टेटस। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो लॉ कमीशन है उन्होंने हाल ही के अंदर ये कहा है कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई को अभी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ले आना चाहिए। यहाँ पे एक डेट दी गई है, इन जुलाई 2016 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द कमीशन टू रेकमेंड वेदर द बोर्ड कैन ब्रॉट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और नॉट। तो यहाँ पे जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन से कुछ रेकमेंडेशंस मांगी थी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत बीसीसीआई को लाया जा सकता है कि नहीं। तो बीसीसीआई का जो इतिहास है वो 90 साल पुराना है और वो एक पब्लिक बॉडी भी है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि बोर्ड और उसके मेंबर्स जैसे कि क्रिकेटर्स, सपोर्टिंग मेंबर्स जो स्टाफ होते हैं, तो उनको जैसे कि अंपायर्स, ग्राउंड स्टाफ होते हैं, उन लोगों को भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत इस लॉ के अंदर ले आना चाहिए, बोर्ड और उनके सारे स्टाफ्स को। ये सा सुझाव दिया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनियन गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे कुछ दी गई है इंफॉर्मेशन की रजिस्टर जो हुआ है बीसीसीआई वो किस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत हुआ है, तो वो है टी एंड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड इट वाज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेक्शन 12A of Income Tax Act. The status was withdrawn in December 2000 and with reflex from June 2006. तो पहले ये जो बीसीसीआई है वो इनकम टैक्स के दायरे के अंदर टैक्स फ्री क्राइटेरिया के अंदर आता था, फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। इवन इसके कनेक्शन के अंदर एक नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट बिल जो 2013 में आया था वो भी इसके साथ आया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या लिखा है। अभी जो बीसीसीआई है वो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, इवन कॉमर्शियली ये सक्सेसफुल है। इसके अलावा इतने सालों से अभी आईपीएल्स चल रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, करप्शंस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बैटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज यानी कि जो सट्टाबाजी है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी इसके ऊपर आंखें खोली है, इवन लॉ कमीशन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो यहाँ पे जो बीसीसीआई है वो है तो एक प्राइवेट बॉडी, गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं लेता, गवर्नमेंट से कोई फाइनेंस नहीं लेता, लेकिन ये डायरेक्टली बात है। लेकिन जो इनडायरेक्ट सिचुएशन है वो क्या है, बीसीसीआई को गवर्नमेंट से काफी सारी इनडायरेक्ट फॉर्मेट में हेल्प मिलती है। जैसे कि पहले जो बीसीसीआई की जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती थी थ्रू एयर मोड, तो वो होती थी इंडियन एयरलाइंस के अंतर्गत, तो ये एक हेल्प हो गई। दूसरी चीज हो गई कि जो क्रिकेट बीसीसीआई के अंतर्गत जो भी स्टेडियम्स का सर्जन होता है उसके अंदर जो लैंड बीसीसीआई को चाहिए, तो वो लैंड मिलती है बीसीसीआई को गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो गवर्नमेंट बीसीसीआई को वो लैंड काफी कम अमाउंट के अंदर मुहैया कराता है। तो डायरेक्ट फॉर्मेट में गवर्नमेंट बीसीसीआई को हेल्प नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली या फिर पैसिव मोड के अंदर प्राइवेट बॉडी होने के बावजूद बीसीसीआई को काफी सारी हेल्प गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बिठाई थी 5 जजों की 2005 के अंदर। तो उस बेंच के अंदर 3 में से 2 जजेस, 5 में से 3 और 2 जजेस ने मेजोरिटी में ये कहा था कि भाई बीसीसीआई को जो आर्टिकल 12 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली हम इसको गवर्नमेंट बॉडी नहीं बोल सकते। लेकिन इस चीज को अगर हम इस एंगल से देखें कि हम पैसिव मोड में इसकी हेल्प करते हैं तो ये बात सही रहेगी। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये इंटरवेंशन हुआ है, तो उसके थ्रू एक आरएम लोढ़ा कमेटी की रचना की गई 2014 के बाद में, जिनको कहा गया कि भाई आप कुछ रिफॉर्म्स के लिए रिपोर्ट्स दीजिए। तो यहाँ पे लोढ़ा समिति ने एक रिपोर्ट दी है बोर्ड को ध्यान में रखते हुए कि भाई पब्लिक अथॉरिटी बीसीसीआई जो है उसको आरटीआई के अंतर्गत लेके आना चाहिए। और इस चीज के अंदर हामी लॉ कमीशन ने भी भरी है कि जी हाँ, कि अपने बीसीसीआई को अगर लेके आते हैं आरटीआई के अंतर्गत, तो उसके अंदर जो बेनिफिट मिलेगा वो होगा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो जाएगी और अकाउंटेबल भी हो जाएगा बीसीसीआई।
तो थोड़ा जो ऑटोनॉमी है उसकी इफेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से बीसीसीआई बिहेव करेगा। तो ये थी बीसीसीआई के ऊपर की पूरी कंप्लीट डिस्कशन। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है वो मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम स्कूल, तो ये जो आर्टिकल है वो सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है आरटीई के ऊपर। ये राइटर है यहाँ पे शशि थरूर, जो भारत के डिप्लोमेट थे, यूएन में भी वो जाने वाले थे, लेकिन चाइना ने वहां पे टांग लड़ा दी, इसलिए वो वहां नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन है उसकी सेक्शन 12(1)(c) जो है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है उन लोगों को कंपल्सरीली 25% ऑफ द टोटल सीट शुड बी रिजर्व्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो दी गई है 6 साल से 14 साल के लिए। तो इवन ये जो चीज है राइट टू एजुकेशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आया है 86 अमेंडमेंट, तो इसके ऊपर ये भी चीज है। तो यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि इकोनॉमिकली मार्जिनल जो कम्युनिटी है उन लोगों को हाई क्वालिटी प्राइवेट स्कूल्स को मुहैया कराना काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स की इंफॉर्मेशंस दी गई है। अगर आप तेलंगाना की बात करो कि तेलंगाना ने इसके अंदर कितना वर्क किया है, तो हम इसका रिपोर्ट थोड़ा कंसीडर नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि तेलंगाना का फॉर्मुलेशन हुआ है 2014 में। तो तेलंगाना को 2 मिनट साइड में रख दीजिए। इसके अलावा हमारे पास टोटल 29 स्टेट्स है, उसमें से एक गया 28। ये जो आरटीई है वो आरटीई जम्मू कश्मीर के अलावा सभी स्टेटों के अंदर इंप्लीमेंट होता है, तो हो गए 27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। तो इन सब में से मिला के गवर्नमेंट ने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(1)(c) कि भाई 8 साल के पहले ये एक्ट बन चुका है, अभी एक्ट इंप्लीमेंट हो गया, इसके अंदर 8 साल का वक्त लग गया है। तो आपको स्कूल हर स्टेट को ऐसा डेटा प्रोवाइड करवाना है कि हर स्कूल के अंतर्गत आने वाले जो 25% स्टूडेंट्स हैं उनकी पर चाइल्ड कॉस्टिंग कितनी आएगी, पर चाइल्ड कॉस्टिंग आपको बतानी है। तो 29 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज को मिला के एक जम्मू कश्मीर को छोड़ के जो 35 टोटल होते हैं, तो 35 में से सिर्फ 14 ऐसे स्टेट्स हैं जो ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर चुके हैं। बाकी के 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाने के बाद भी इन स्टेट्स ने कुछ वर्कआउट नहीं किया है। और यहाँ पे एक डिटेल वाली बात यह है कि लक्षद्वीप एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके यहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। तो ये जो पूरा आरटीई का जो कोर हार्ट फंक्शनिंग है कि राइट टू एजुकेशन हर बच्चे को मिले, इसके ऊपर गवर्नमेंट काफी कैंपेन्स भी करती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रिगर हुआ है सारी प्रोविजंस जो कोर फंडामेंटल चीज है राइट टू एजुकेशन की, यहाँ पे ट्रिगर किया है कि कोई भी वायोलेशन हुआ है प्रोविजन का। इसके अलावा कोई सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो पॉलिसी है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक फोकस करना काफी जरूरी है। इसके अलावा इसके अंदर यह भी कहा गया है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, हमारी प्रस्तावना जो है भारत के बंधारण की, उसके अंदर ये कहा गया है कि भारत जो डेमोक्रेटिकली रिपब्लिक नेशन है इंडिया, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज को दी जाएगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को। तो एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो इन सारी चीजों को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा जो हमारे मूलभूत अधिकार है, उसके अलावा जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अंदर भी एक अमेंडमेंट के थ्रू 86th अमेंडमेंट जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया था, उसके अंदर आरटीआई को इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 50 के अंदर। तो यहाँ पे आरटीआई को इम्प्लीमेंट भी किया गया था और हर स्टेट्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हुआ था। लेकिन जो उसके अंदर जो डेटा निकल के आ रहा है कि हर साल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चों के लिए 20 लाख सीट अवेलेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्ट। लेकिन यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर के रिपोर्ट्स कुछ इस तरह से कहते हैं कि भारत में सिर्फ 5 या 6 लाख सीट ही अवेलेबल हो पाती है एनुअल बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे जो क्लेम है वो क्लेम कुछ इस तरह से है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स भी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाती। और जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स है वो तो
इस चीज को इम्प्लीमेंट करने को राजी ही नहीं होंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें सेंटर से पैसे नहीं मिलते, और अगर कहीं मिलते भी है तो काफी कम अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर स्पेंड नहीं कर पाते। और जो जो कोई स्टेट अपनी इनकम में से इस सेक्टर के ऊपर स्पेंड कर रहा है तो वो बहुत ही छोटी अमाउंट है, उससे मिड डे मील वगैरह, बुक्स मुहैया कराना वगैरह की एक्टिविटीज, यूनिफॉर्म मुहैया कराना, सेफ्टी, क्लीनिंग, वाटर, ड्रेनेज जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, इलेक्ट्रिसिटीज प्रोवाइड करवाना, तो ये चीज़ें उन स्टेट्स के लिए काफ़ी महंगी है और ये सारी चीज़ें हर स्टेट प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए ये जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो 6 से 14 सालों के बच्चों को मुफ्त और कंपलसरी शिक्षण प्रोवाइड करवाना, ये टफ होता जा रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिलती, और जो 25% रिजर्वेशन होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बच्चों के लिए, इस चीज़ को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और जो भी बच्चे स्कूल जाते भी है वो सिर्फ जाते हैं मिड डे मील के लिए, जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो छूटने के बाद खाना प्राप्त करते हैं, और जो आफ्टरनून शिफ्ट होती है उसमें स्कूल के आने के वक्त उन लोगों को खाना मिलता है। इसके अलावा उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा जो 2 पेयर क्लॉथ दिए जाते हैं साल के लिए, उसके लिए बच्चे स्कूल आते हैं, ना कि जो उनका जो एंथुजियाज्म है वो पढ़ाई के लिए नहीं है, सिर्फ एक लालच है बच्चों के अंदर भी। तो ऐसा मोटिव भी बच्चों के अंदर ले आना चाहिए कि हमें पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, जैसे 10 साल पहले जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो स्कूल चले हम कैंपेन हुआ था एडवर्टीजमेंट के तौर के ऊपर, तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए और सेंटर से सबसे ज़्यादा ग्रांट स्टेट्स को दी जानी चाहिए राइट टू एजुकेशन के लिए, क्योंकि भारत को अगर सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग बनना है तो उसका कोर फैक्टर होगा एजुकेशन। तो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करना काफ़ी ज़रूरी है, जीडीपी के अंदर भी इसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एफर्ट्स करने हैं वो सबसे ज़्यादा करने हैं प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स दे आर एन ऑटोनॉमी बॉडी, जो सोसाइटी के हर अलग अलग क्षेत्र से वहाँ पे लोगों के बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन के अंदर कोई अपर लोअर या फिर ऊंच नीच वाली बात ना हो, इसलिए प्राइवेट स्कूल को सबसे ज़्यादा एंकरेज करना चाहिए कि इस स्कीम को सबसे एफिशिएंटली वो इम्प्लीमेंट करे, और 25% सीट्स ऑफ टोटल अवेलेबल सीट इन देयर इंस्टीट्यूट शुड बी गिवन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ताकि हर बच्चा भारत का पढ़ सके, हर नौजवान आगे बढ़ सके और देश की प्रतिष्ठा के लिए कुछ कर सके। तो ये था ये आर्टिकल, राइटर थे शशि थरूर। तो देखते हैं दोस्तों आज के जो वॉकेब्स है वो स्क्रूटिनी जो पहला है, यानी कि किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली ऑब्जर्व या फिर एनालाइज करना। इसके अलावा है प्रीएम्बल, जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कनेक्ट करता हुआ वर्ड, यानी कि एन इंट्रोडक्शन। इसके अलावा रिडाउंड, इसका मतलब है कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू समवन, यानी कि जो ये आर्टिकल है वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट का है, कंट्रीब्यूट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा एक लैटिन वर्ड दिया गया है डी फैक्टो, ये आपने कई दफ़ा कई नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, और गवर्नमेंट के जो कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा, और उसका मतलब होता है इन रियलिटी, दैट इज एक्चुअली क्या है क्या नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पे पोस्ट करने के बाद आप नोट डाउन कर ले, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको 2 या 3 बार ज़रूर पढ़े। दिन में इसे 2-3 बार रिपीट करने से ये आपको याद रह जाएंगे, जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आंसर के साथ ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करें, और उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इस चैनल पे ऊपर आपको सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा नॉलेज देना, ये हमारा प्राइम मोटिव है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।